नमस्कार। एजुसेट से प्रसारित होने वाले एक्सपेरिमेंट्स की श्रृंखला में 11th क्लास के लिए आज हमारा अगला एक्सपेरिमेंट है एक सिंपल पेंडुलम की सहायता से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g की वैल्यू ज्ञात करना। सो द एम ऑफ टुडेज एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी by using a simple pendulum। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले हमें जिन एपरेटस की आवश्यकता होगी, आइए हम पहले उन्हें एकत्रित कर लें। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक स्टैंड की। आप देख रहे हैं ये एक रिजिड स्टैंड जिसके ऊपर हमें इस क्लैंप को टाइट करना है। इसके अलावा मेटेलिक बॉब्स, ये मेटेलिक बॉब्स डिफरेंट साइज और डिफरेंट डेंसिटी के भी हो सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स और एक स्टॉप वॉच। सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें इस स्टॉप वॉच की या स्टॉप क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपके पास अवेलेबल हो तो इस स्टॉप वॉच का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये डिजिटल स्टॉप वॉच है। इस स्टॉप क्लॉक की लीस्ट काउंट है 1 सेकंड। इसके एक स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू 1 सेकंड है। इसकी सहायता से हम 20 या 25 ऑसिलेशंस का टाइम पहले कैलकुलेट करते हैं। इस स्टॉप क्लॉक के स्थान पे हम इस स्टॉप वॉच का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये थ्रेड, ये एक इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है। ये धागा खींचने पे इसकी लंबाई नहीं बढ़नी चाहिए। तो आइए अब हम इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी को जानें। किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। इसे इस फॉर्मूले की सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। यहाँ L पेंडुलम के धागे की लंबाई है, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और पाई कांस्टेंट है। इस इक्वेशन का स्क्वायर करके और रीअरेंजमेंट के बाद हमें ये फार्मूला स्मॉल g के लिए प्राप्त होता है। द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें g की यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए लेंथ L और टाइम पीरियड T, ये दो ऑब्जर्वेशन लेनी है। L और T की वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमें स्मॉल g की यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू देगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालने का एक और वे हमारे पास इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान हम सीखेंगे, और वो है ग्राफ बिटवीन L एंड T स्क्वायर। यदि हम स्ट्रिंग की लेंथ L और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T के स्क्वायर यानी L और T स्क्वायर के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें जिसमें T स्क्वायर x एक्सिस पे और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L y एक्सिस पे ली गई हो, ऐसे ग्राफ का स्लोप या ढाल हमें L/T स्क्वायर की वैल्यू देगा। तो इस ग्राफ के स्लोप को यानी L/T स्क्वायर को यदि हम 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमें स्मॉल g की एक वैल्यू मिलती है। आइए हम पहले अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लें। सबसे पहले इस क्लैंप को स्टैंड पर
इस तरह से टाइट करें कि ये ऑसिलेशंस के दौरान बिल्कुल भी ना हिले। ये स्टैंड और क्लैंप अपनी जगह से ऑसिलेशन के दौरान नहीं हिलने चाहिए। धागा पूरी लेंथ में सीधा, इसमें कोई भी बल ना हो, किसी भी तरह की कहीं भी कोई गांठ ना हो। इसके एक सिरे पर इस बॉब को बांधें। ऑसिलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना है कि ये बॉब जब भी एक और डिस्प्लेस करा के रिलीज कर दिया जाए ऑसिलेशन के लिए, तो उसके ऑसिलेशन एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर होने चाहिए। इसके लिए हम बॉब के ठीक नीचे एक स्केल की सहायता से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वो लाइन होगी जिस पे इस पेंडुलम का बॉब इसे इसके ठीक ऊपर ऑसिलेशन कर रहा होगा। एक दूसरी लाइन हमें उस स्थिति में खींचनी है जो इस सिंपल पेंडुलम के बॉब की माध्य स्थिति को, यानी मीन पोजीशन को डिनोट करेगा। इसके लिए उसे स्थिर छोड़ दें और जहाँ भी ये रुकता है उसके ठीक नीचे एक दूसरी लाइन खींच दें। ये पहले वाली लाइन के ठीक परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इन दोनों रेखाओं को खींचने के बाद और ऑसिलेशंस या दोलन शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि बॉब की स्थिति इन दोनों लाइनों के क्रॉस सेक्शन पॉइंट, यानी इन दोनों के कटान बिंदु के ठीक ऊपर हो। और जब भी ये बॉब ऑसिलेट करे तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को फॉलो करे। उसके ऑसिलेशन इस लाइन के ऊपर ही रहने चाहिए। किसी भी स्थिति में इस बॉब की ऑसिलेशन इस लाइन के दाईं या बाईं ओर ना हो। तो आइए अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें। सबसे पहले भाग में हमें वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से इस पेंडुलम के बॉब की रेडियस निकालनी है। इसके लिए इस पेंडुलम के बॉब को इस तरह से होल्ड करें कि इसके हुक और उसके ठीक अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट वर्नियर के क्लैंप के बीचों बीच आ जाए। इस स्थिति में वर्नियर की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग के साथ हम इस स्फेरिकल बॉब की डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्नियर के प्रयोग से डायमीटर निकालने का प्रोसेस हम पहले ही इससे पहले के एक्सपेरिमेंट में विस्तार से आपको बता चुके हैं। यहाँ इस बॉब की रेडियस के लिए सबसे पहले वर्नियर के उस डिवीज़न को देखें जो मेन स्केल के किसी डिवीज़न की सीध में है। वर्नियर के सबसे पहले मार्क को मेन स्केल के किस मार्क के साथ मिलता हुआ आप देख रहे हैं उसे भी नोट करें। यहाँ यह रीडिंग
2.5 है। मेन स्केल की रीडिंग 2.5 सेंटीमीटर, इसे नोट कर लें। वर्नियर स्केल का 7th डिवीज़न, 7वां खाना, 5, 6, 7, वर्नियर का 7th डिवीज़न मेन स्केल के किसी डिवीज़न की बिल्कुल सीध में है। इस 7 को वर्नियर के कांस्टेंट 0.01 से मल्टीप्लाई करके वर्नियर स्केल की रीडिंग लिखे जो 0.07 होगी। मेन स्केल और वर्नियर स्केल इन दोनों मापों का जोड़ अर्थात 2.57 सेंटीमीटर, ये इस स्फेरिकल बॉब की डायमीटर है। ये इस स्फेरिकल बॉब की डायमीटर है। रेडियस की वैल्यू इसकी आधी अर्थात 2.57/2, 1.285 या लगभग 1.3 सेंटीमीटर होगी। हमें इस रेडियस का इस्तेमाल स्ट्रिंग की इफ़ेक्टिव लेंथ निकालने में करना है। स्ट्रिंग की इफ़ेक्टिव लेंथ वो लंबाई है जो क्लैंप के बीच से निकल रहे इस धागे को, ध्यान से देखें आप, इस टिप के पास ये शार्प एजेस जो हैं वो धागे को एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कराने में हेल्प करेंगे और साथ साथ हमारी ये लंबाई ज़्यादा एग्जैक्ट होगी अगर हमने ऐसे शार्प एजेस वाले क्लैंप्स यूज़ किए हों जिनकी ग्रिप भी फॉर्म हो। तो इस सिरे से स्ट्रिंग को नापते हुए लेकर आएं नीचे, और हुक समेत, हुक के साथ इस बॉब के अपर सरफेस तक की लंबाई एक स्केल की सहायता से नापें। लोअर एंड सिंपल पेंडुलम की इफ़ेक्टिव लेंथ नापने के लिए आप उस स्ट्रिंग के एक सिरे को पेन से मार्क कर लें। इस तरह से यहाँ पर एक निशान बना लें। ये वो निशान होगा जो क्लैंप के एजेस के ठीक आउटर पार्ट को टच कर रहा होगा। ये एग्जैक्ट लेंथ नापने के लिए है। अब धागे की लंबाई का ये मार्क स्केल के 0 पर रखें। धागे का मार्क वाला सिरा स्केल के बिल्कुल किनारे पर रखते हुए मेजरमेंट के लिए इस धागे को स्केल के ऊपर इस तरह से चलाएं और इसे फ्रीली हैंग होने दें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से ये ऑसिलेशंस के दौरान हैंग होगा। इसके अपर पार्ट को स्फेरिकल बॉब की अपर सरफेस स्केल के जिस पॉइंट के ठीक सीध में हो उसे नोट करें। ध्यान रहे ये लंबाई स्ट्रिंग और स्फेरिकल बॉब के ऊपर लगे हुए हुक समेत नापी जाएगी। इस लंबाई को नोट करें।
इस लंबाई में स्फेरिकल बॉब की रेडियस जो हमने अभी वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से नापी है उसे जोड़ दें। L और R का ये सम हमें सिंपल पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ देगा। अपनी स्क्रीन पर इन ऑब्जर्वेशंस को देखें। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विद हुक and radius of the bob, and the effective length is the sum of these two, that is length of string plus radius of bob. अब इस bob को सावधानी से पकड़कर इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट जिसके ठीक ऊपर बॉब इस समय स्थिर है, इस ऑसिलेशंस को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर ये इंश्योर कर लें कि बॉब इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के ठीक ऊपर है। ये लाइन इसकी मीन पोजीशन को शो करेगी और दूसरी परपेंडिकुलर लाइन वह लाइन होगी जिसके ऊपर ये ऑसिलेट करेगा। ये सावधानी पूर्वक इसकी माध्य स्थिति से एक और लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का एक छोटा सा विस्थापन देकर सावधानी पूर्वक छोड़ दें। इसमें ध्यान रखें कि ऑसिलेशन के दौरान पेंडुलम दाएं या बाएं ओर वाइब्रेट नहीं करनी चाहिए। इसे दोबारा ध्यान से देखें। इस तरह के ऑसिलेशन, इस तरह के वाइब्रेशन इसमें ना हो। सही रूप इसका ये इस तरह से होने वाले ऑसिलेशंस को हमें स्टॉप वॉच की हेल्प से इनके हर एक दोलन का टाइम यानी टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम इसके 25 ऑसिलेशंस का टोटल टाइम निकालकर उस टोटल टाइम को 25 से डिवाइड करके एक टाइम पीरियड निकालेंगे। ऑसिलेशंस की काउंटिंग करने के लिए दो विधियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं। या तो हम बॉब के एक एक्सट्रीम पोजीशन पर आने पर इस समय, फिर इस समय और फिर इस स्थिति में, इन एक्सट्रीम स्थितियों को एक ऑसिलेशन मानते हुए इस 25 ऑसिलेशंस को के टाइम को नोट करें। दूसरी स्थिति में यह गिनती मीन पोजीशन से गुजरने के बाद दोबारा मीन पोजीशन पर आने तक के समय को भी एक ऑसिलेशन कहा जा सकता है। इन दोनों स्थितियों में जो भी सुविधाजनक हो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। हम अपने इस प्रयोग में इस एक्सट्रीम स्थिति में, इस एक्सट्रीम पोजीशन में बॉब के आने और दोबारा उस स्थिति में आने को एक आवर्तकाल कहते हुए अपनी गणना शुरू करते हैं। स्टॉप क्लॉक को चलाने से पहले यह इंश्योर कर लें कि वह 0 पर है। ये दोनों काम आपको एक साथ करने हैं। पहली एक हाथ आप अपना स्टॉप क्लॉक पर रखें और दूसरा ध्यान आप रखें ऑसिलेशंस पर, और इसे स्टार्ट करें अब। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। 46 सेकेंड्स और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 25। तो हमारे इस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में यदि हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू होगी 46 सेकेंड्स डिवाइड बाई 25। ये टाइम पीरियड की पहली वैल्यू होगी। इस तरह से हमारा पहला ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हुआ। हमने सिंपल पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ स्मॉल एल और उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैपिटल टी नोट कर लिया है। यही एक्सपेरिमेंट इसी सेटअप के साथ 2 या 3 बार दोहराएं। इसमें लेंथ चेंज किए बिना टाइम पीरियड की कम से कम 3 बार गणना करें और उसकी मीन वैल्यू नोट करें। लेंथ और टाइम की इस वैल्यू को अपने एक्सप्रेशन g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर में रखकर स्मॉल g की वैल्यू निकाली जा सकती है। अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में इन ऑब्जर्वेशंस को नोट करें। सबसे पहले स्टॉप वॉच की लीस्ट काउंट जो यहाँ 1 सेकंड है, वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जिसकी वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर, ज़ीरो एरर, इट इज़ ज़ीरो इन दिस केस। ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ द बॉब जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था, इट इज़ 2.57 सेंटीमीटर। इस वैल्यू को 2 या 3 बार रिपीट करके इसकी मीन वैल्यू नोट करें। रेडियस के लिए इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करके नोट करें। जी की इस गणना के साथ साथ हम इफ़ेक्टिव लेंथ L और टाइम पीरियड T के स्क्वायर अर्थात L और T स्क्वायर के बीच एक ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि G की गणना के लिए हम ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं। L और T स्क्वायर के बीच खींचे गए ग्राफ का स्लोप L अपॉन T स्क्वायर की वैल्यू देगा, जिसे 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हम स्मॉल g की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप अलग अलग लंबाइयाँ स्ट्रिंग की लंबाइयाँ अलग अलग लेकर और अलग अलग कॉरस्पॉन्डिंग जो उनके टाइम पीरियड्स आप नोट करते हैं t, उनसे t स्क्वायर की गणना करें। L और t स्क्वायर की अलग अलग इन वैल्यूज़ के साथ एक ग्राफ खींचें। ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस ग्राफ का स्लोप L अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू देगा, जिसे 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हम स्मॉल g की वैल्यू निकाल सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखें। ये हमारे आज के एक्सपेरिमेंट की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। इसी प्रकार से अपने अध्यापक की सहायता से दूसरी, तीसरी, चौथी 4 या 5 ऑब्जर्वेशंस को आप इस टेबल में भरें और स्मॉल g के सही मान की गणना करने की कोशिश करें। स्मॉल g की स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को इस स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करके आप परसेंटेज चेंज या परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के दौरान और उससे पहले हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है। आइए हम उन प्रिकॉशंस पर ध्यान दें। सबसे पहली प्रिकॉशन है एन इनएक्सटेंसिबल एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग द पेंडुलम, अर्थात
जो धागा हमने पेंडुलम की बॉब से बांधकर इसे तैयार किया है वो धागा मजबूत और इनएक्सटेंसिबल अर्थात खिंचाव रहित होना चाहिए। दूसरी प्रिकॉशन, अ रिजिड सपोर्ट शुड बी यूज्ड फॉर सस्पेंडिंग द पेंडुलम। पेंडुलम को जिस आधार के साथ बांधा गया हो वो दृढ़ आधार हो। दोलन के साथ, पेंडुलम के ऑसिलेशंस के साथ इस आधार को बिल्कुल भी अपनी स्थिति से हिलना नहीं चाहिए। तीसरी प्रिकॉशन है, द लोअर फेसेस ऑफ द स्प्लिट कॉर्क शुड लाई इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, अर्थात धागे के ऊपरी सिरे को जिन स्प्लिट कॉर्क के पीसेस के बीच टाइट किया गया है वो एजेस शार्प हों और सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करते हों। द नेक्स्ट प्रिकॉशन इज, as far as possible the bob should be allowed to oscillate in the same vertical plane and any spinning or up and down motion of the bob must be avoided। यानी जब भी पेंडुलम के बॉब को ऑसिलेशंस स्टार्ट कराते समय मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया जाए तो ऑसिलेशन के दौरान उसका वर्टिकल प्लेन सेम रहना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई स्पिनिंग या अप डाउन मोशन या उस वर्टिकल प्लेन की लेफ्ट राइट वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगली सावधानी है, द एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म्ड एट अ प्लेस विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी एयर डिस्टर्बेंस, इवन द फैन शुड बी स्विच्ड ऑफ, क्योंकि ये वाइब्रेशन, ये ऑसिलेशंस फ्री ऑसिलेशंस होते हैं, इनके ऊपर लगाए गए फोर्स के अलावा, यानी जिस फोर्स से हमने इसे एक और पुश या पुल किया है उसके अलावा किसी भी और फोर्स का इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के दौरान कमरे में किसी भी तरह की हवा नहीं होनी चाहिए। The next precaution is, when the stopwatch is started for measuring time, one should count 0 at the instant of pressing the knob of the stopwatch and not 1। अर्थात हमें ये ऑसिलेशंस की काउंटिंग जिस जगह से स्टार्ट करनी है, यदि हमने उस स्थान पर बॉब को अभी छोड़ा है तो वो स्थिति 0, और जब बॉब वापस लौट के उसी स्थिति में आती है तो 1, अगली बार 2, और इस तरह से हमें ऑसिलेशंस काउंट करने हैं। तो इन प्रिकॉशंस के साथ साथ अपने अध्यापक की सहायता से इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग लेंथ और अलग अलग रेडियस की बॉब के साथ आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए छोटी बॉब भी ले सकते हैं और बड़ी भी, लेंथ छोटी भी ले सकती है और लेंथ बड़ी भी। अर्थात इसी एक्सपेरिमेंट की कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ भी हैं जिनको आप सभी ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहली एडिशनल एक्टिविटी है कि पेंडुलम के बॉब को छोटे या बड़े साइज़ के बॉब से रिप्लेस करके, जो भी बॉब आपने पहले इस्तेमाल की हुई हो उससे छोटा या उससे बड़ा साइज़ अगर अवेलेबल हो तो उसी एक्सपेरिमेंट को उसी लेंथ के साथ नई बॉब के लिए रिपीट करके देखें, जी की वैल्यू निकालने में क्या अंतर आता है। एडिशनल एक्टिविटी का दूसरा फॉर्म होगा, जब आप इस स्ट्रिंग की लेंथ पहले से 20 या 30 सेंटीमीटर बढ़ा के या इसी स्टेप्स में इंक्रीज करके करते हैं। एडिशनल एक्टिविटी नंबर 3 जो आप कर सकते हैं वो होगी, इस ऑसिलेटिंग बॉब
कि इनिशियल ऑसिलेशन को बहुत ज़्यादा या बहुत कम करके अंतर नोट करना। अर्थात सामान्यतया हम इस ऑसिलेशन को जब भी वाइब्रेट कराते हैं तो मीन पोजीशन के एक और लगभग 2 या 3 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट देकर इसे छोड़ते हैं, लेकिन ये ऑसिलेशन इससे भी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के साथ कराया सकते हैं। अपने रिजल्ट में आने वाले चेंज को नोट करें। ये आपके लिए एडिशनल थर्ड एक्टिविटी होगी। इसके अलावा यदि हम इस पेंडुलम को एयर के बजाय किसी लिक्विड के अंदर ऑसिलेट करा के इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकें तो हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करने का ये एक इफेक्ट ऑफ द मीडियम का पॉइंट भी हम कवर कर सकेंगे। सो इस तरह से ये 4 एडिशनल एक्टिविटी आप इस मेन एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ सकते हैं। हर स्थिति में आए हुए बदलाव को नोट करें और उसके कारणों की चर्चा करें। धन्यवाद।